दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, गर्दन कमर सीधी। चैंट 103। शांति। लंबा श्वास। शांति। शांति। शांति शांति। शांति। रिलैक्स। आइए ध्यान का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा, गर्दन कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 2-3 लंबे गहरे श्वास। संकल्प चित्त शुद्धि के लिए ध्यान का अभ्यास किया जाता है। मन को रिलैक्स करने के लिए, शांत करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ध्यान का अभ्यास किया जाता है। ध्यान लगाया नहीं जाता, ध्यान लगता है जब हम अपने आप को शुद्ध रूप में देखते हैं। किसी भी तरह का रोग कष्ट बीमारी हमारे आसपास नहीं है, तो शरीर शिथिल होना शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है। जैसे जैसे शरीर में स्थिरता बढ़ेगी, वैसे वैसे मन शांत होता जाएगा और वैसे ही वैसे हमारी उन्नति और विकास कंटिन्यू होते रहेंगे। किसी भी तरह की बाधा हमारे सामने अभिशाप नहीं बनेगी। चित्त शुद्धि के लिए ध्यान का अभ्यास। 2-3 लंबे गहरे श्वास। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। ध्यान का पहला अभ्यास, शवासन का उत्सर्ग, योग निद्रा। पांव के अंगूठे से लेकर चोटी के भाग तक, चोटी से लेकर पांव के अंगूठे के भाग तक शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्यंग, एक एक सेल शिथिल हो जाए। शिथिल मीन भारी, अडोल, निश्चल। मेरा पूरा शरीर धीरे धीरे शिथिलता की ओर बढ़ रहा है। शरीर में भारीपन बढ़ रहा है। किसी भी तरह की मूवमेंट, हलचल बॉडी में ना हो, केवल और केवल हार्ट बीट और लंग्स काम करें। पूरे शरीर को एक स्टेचू की भांति, मूर्ति की भांति अडोल बना दें। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो जाए। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो जाए। पूरे शरीर में शिथिलता को साधें। अनुभव करें कि मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें कि मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव से ज्ञान के स्तर तक मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है।
मूर्ति की भांति, प्रतिमा की भांति अडोल शरीर। अपने मन को, अपने चित्त को कंठ के भाग पर केंद्रित करें और वहां पर नीले रंग का ध्यान करें। कंठ का कर्सर कंठ की शिथिलता को साधें। मेरी गर्दन धीरे धीरे मयूर की भांति नीली हो गई है। कंठ के भाग पर, गर्दन के भाग पर नीले रंग का ध्यान करें। गर्दन का पूरा भाग नीले रंग में भर गया है, मानो किसी ने नीले रंग का पेंट कर दिया है। गर्दन की, कंठ की शिथिलता को साधें। आहार नली, श्वास नली, सर्वाइकल वर्टिब्रास, थायराइड और पैराथाइड ग्लैंड्स पूरा नीले रंग में रंगी हुई है, भरी हुई है। नीला रंग एक औषधीय, एक टॉनिक, एक मेडिसिन कलर है जो किसी भी वायरस को जड़ से खत्म करने में हमारी मदद करता है। कंठ का भाग नीले रंग में भरा हुआ। वाणी में सौम्यता, सरलता, सहजता बढ़ती जा रही है। आवाज साफ हो रही है, मधुर हो रही है। ध्यान का दूसरा अभ्यास, अंतर यात्रा। चोटी का भाग ज्ञान केंद्र, रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर शक्ति केंद्र। ज्ञान से शक्ति, शक्ति से ज्ञान केंद्र तक श्वासों के द्वारा यात्रा करें। जब हम श्वास लेते हैं तो मन ऊपर से नीचे जाता है और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो मन नीचे से ऊपर जाता है, चोटी के भाग तक। ऐसा बारंबार करें। जिस प्रकार पुराने समय में हमारे बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, ताऊ चाचा चाची कुएं से पानी निकालते थे तो कुएं के पास एक पात्र होता था। पात्र के साथ रस्सी बंधी होती थी और कुएं के साइड में पिलर होते थे। पिलर के बीच में एक व्हील, पहिया होता था। तो रस्सी उस पहिए से होते हुए कुएं के अंदर जाती थी और जब पानी के पास जाती थी तो पानी से भर जाती थी। तो फिर हमारे बुजुर्ग उसको खींच लेते थे और बाहर जब निकलती थी तो पानी से भरी हुई निकलती थी। सेम वैसे ही श्वास रूपी डोर के साथ मन रूपी पात्र को हमने बांध दिया है और शक्ति के अंदर, रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर अथाह समुद्र से भी ज्यादा शक्तियों का भंडारण है। बारंबार मन रूपी पात्र को श्वासों के साथ वहां तक लेके जाएं और मन रूपी पात्र को शक्तियों से, ऊर्जा से, पावर से भरकर वापस चोटी के भाग पर लाकर छोड़ते जाएं। ऐसा बारंबार करें। अनुभव करें, कल्पना करें। श्वास लेते हैं तो मन ऊपर से नीचे, श्वास छोड़ते हैं तो मन नीचे से ऊपर। बारंबार शक्तियों से मन को भरें, चोटी के भाग पर लाकर छोड़ दें ताकि पूरे चक्रास इक्वल एक्टिव हो। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। मन की पूरी शक्ति रीढ़ की हड्डी के बीच में समाहित करें। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। मन रूपी टॉर्च को पूरी स्पाइन में खोल दें, उसका प्रकाश फैलने दें। मन जब ऊपर से नीचे जाता है तो पूरा टॉर्च का प्रकाश
प्रत्येक भाग को जगा रहा है, प्रत्येक सेल को जगा रहा है। और जब मन नीचे से ऊपर आएगा तो टॉर्च का प्रकाश ऊपर की ओर ब्रेन ग्रंथि तक फैल जाएगा, सारे न्यूरॉन्स भी एक्टिव हो जाएंगे। ऐसा बारंबार करें। ध्यान का अगला अभ्यास, ज्ञान केंद्र प्रेक्षा चोटी के भाग पर पीले रंग का ध्यान करें। मानो चोटी के चारों ओर हल्दी सा कलर गेंदे के सूरजमुखी के पीले फूल के जैसा कलर कर दिया गया है। चोटी के भाग पर पीला ही पीला कलर फैला हुआ है। धीरे धीरे यह पीला कलर ब्रेन ग्रंथि तक, हाइपोथैलेमस ग्लैंड तक फैलता जा रहा है। पूरे ब्रेन में, पूरे कपाल में, पूरी खोपड़ी में पीला ही पीला कलर फैल गया है। पीला कलर उन्नति और विकास का प्रतीक है, प्रोग्रेस का प्रतीक है। पूरे न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए हैं, हलचल पैदा हो गई है, जागृत अवस्था में आ गए हैं। ज्ञान का विकास हो रहा है, ज्ञान तंतु विकसित हो रहे हैं, बुद्धि का विकास हो रहा है। ध्यान का अंतिम चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा फोरहेड के मध्य भाग बिंदी या तिलक के स्थान पर उगते हुए चंद्रमा का ध्यान करें। पूर्णिमा का चांद फोरहेड के सेंटर से उग रहा है, उसकी श्वेत रश्मियां प्रकाश पूरे ललाट पर गिर रही है। ललाट का पूरा भाग व्हाइट रंग की रश्मियों से भर गया है। पूरा ललाट व्हाइट ही व्हाइट कलर फैला हुआ है और चंद्रमा के प्रकाश से वह व्हाइट कलर और भी तेज गति से चमक रहा है। प्योर व्हाइट कलर, शुद्ध सफेद रंग चंद्रमा के प्रकाश से चमकता हुआ पूरे ललाट पर गहरी गहरी शांति और आनंद का अनुभव करें। परम सुख, परम शांति, परम आनंद, सच्चिदानंद भगवान के दर्शन, सुप्रीम पावर के दर्शन। दो तीन लंबे गहरे श्वास। वन ओम थ्री शांति, लंबा श्वास। शांति, 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 शांति। रिलैक्स। दोनों हाथों को हेड के ऊपर ले जाएं, पाम को जोर से रखें, और जोर से, और जोर से, और जोर से। गरम गरम पाम को बाउल नुमा बनाएं, आइस के ऊपर रखें, ब्लिंक करें, टिमटिमाएं।
धीरे धीरे चेहरे की मसाज करें, नीचे की ओर देखते हुए आंखें खोल दें। रिलैक्स। थैंक यू वेरी मच। कभी अपने आप प्रयास किया है हमने, दिन में किसी भी पल आपने ऐसा ना कि ऐसा सोचा हो कि थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं, प्रयास किया? संजय जी, विनोद जी, इंद्र जी? सर प्रयास किया है पर ध्यान लग नहीं पाता। कारण क्या होता है, क्यों नहीं लग पाता? सर मन में तरह तरह के विचार आते हैं, कभी कहीं ध्यान पहुंच जाता है, कहीं पहुंच जाता है, मतलब यही होता है। हम्म। तो हम जब यहाँ ध्यान कर रहे हैं तो क्या इस टाइम लग पा रहा है? सर प्रयास कर रहे हैं, मतलब कभी लगता है फिर हट जाता है, मतलब एक जगह नहीं रह पाता, स्थिर नहीं रह पाता सर। ओके। संजय जी? इंदर सर? सर प्रयास नहीं किया। हाँ, प्रयास उस टाइम करना है जब लगे कि काम बहुत ज्यादा हो गया है, करूं ना करूं, क्या करना चाहिए, उस कार्य के बारे में जब ज्यादा विचार हो, उस टाइम ध्यान करना है। और ध्यान का पहला नियम क्या है? स्थिरता। रिलैक्स होके बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। सेकंड क्या है कि मन बाहर है, उसको वापस कैसे लेके आएंगे, अपने श्वासों पर फोकस करिए। इनहेल एक्सेल 1, इनहेल एक्सेल 2। मन ही मन ऐसे 8 10 20 30 बार काउंट करेंगे तो मन आपका शरीर में होगा, और जैसे शरीर में होगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं पिछले 5-10 सेकंड के लिए कहाँ था। जिस उलझन में आप फंसे हुए थे उससे बाहर निकले हुए मिलेंगे आप अपने आप। ठीक है? रिलैक्स करना, एकदम शरीर को शांत छोड़ देना। गाड़ी को न्यूट्रल करके छोड़ते हैं ना घर आके, क्या रात को चल देती है वो गाड़ी? नहीं। सेम प्रोसेस हमारा है, सुबह ऑफिस गए, ऑफिस से वापस आए। सेम मेडिटेशन करते हैं, जब हम रिलैक्स मोड में हैं, न्यूट्रल अवस्था में चले जाते हैं तो विचार भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है? और जब कहता है मन की नहीं, विचार रुक नहीं रहे, तो सोचना शुरू कर दो। ठीक है ना? ये कमांड दें कि आने दो विचारों को। जैसे आप ये बोलते हैं तो विचार ही नहीं आएंगे। कंट्रोल जब करते हैं, जो विचार आ रहे होते हैं आप उनको दबाने का प्रयास करते हैं, आप उनको जकड़ने का प्रयास करते हैं तो वो और ज्यादा आते हैं। कभी कभी ऐसा बोलना, ऐसी कमांड देनी है कि ठीक है, आने दो विचार। आप सिर्फ दर्शक बने। थोड़ी देर में देखना विचार आना बंद हो जाएंगे, मन कहेगा नहीं आज विचार ही खत्म हो गए, आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है? ओके गुरुजी। जब भी सेल्फ प्रयास करें, स्थिरता हो, आप आराम से बैठ जाएं। दूसरा, आप आंखें बंद करें। तीसरा, आप अपने श्वासों का ही ध्यान करें। जैसे ही श्वासों पे फोकस करेंगे, मन कहीं भी होगा आपके शरीर में आ जाएगा, और जैसे शरीर में आ जाएगा तब झपकी लग गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। वही ध्यान है। कोई अच्छा पल भी याद कर सकते हैं, कभी बचपन में वहां गए थे, ऐसा हुआ था, बड़ा आनंद आया था, उस यात्रा पे निकलिए। आनंद में जो, उत्साह में जो आपका विचार आया वो आपको रिलैक्स कर देगा। करंट सिचुएशन से बाहर वही निकालेगा ना जो अच्छी चीज होगी, जिस चीज के बारे में सोचेंगे। जो करंट समस्या सामने है उसके कारण विचार बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा हट जाइए, बस वही ध्यान है। गुरुजी, आप जो ये मेडिटेशन करा रहे हैं, क्या ये 3 भाग जो आप कराते हैं, क्या ये 3 भाग ही हैं या और दूसरी तरह से भी मेडिटेशन किया जा सकता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स है सर।
कलर मेडिटेशन है, योग निद्रा है, ऑटो सजेशन क्रिया है, जैसे हम शवासन में करते हैं सेम मेडिटेशन में रिपीट होती है। प्रत्येक उंगली, अंगूठा, पंजा, तलवा ऐसे करते करते आप चोटी तक पहुंचते हैं तो रिलैक्स फील करते हैं। ठीक है, बेड पे लेट के, बेड पे बैठ के, रजाई में लेट के भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन जागरूक अवस्था किस में ज्यादा रहेगी? सीटिंग अवस्था में। ठीक है ना, लेट कर रहे हैं तो वहां पे 10-20 काउंटिंग करते नींद में चले जाएंगे। तो नींद तो नॉर्मल भी हम रात को सोते हैं पूरी हो जाती है। ऑफिस में बैठे हैं तो चेयर के ऊपर ही करेंगे ना, तो उस टाइम हमारी स्थिरता बढ़ जाएगी। डिफरेंट टाइप के, जैसे आपने कहा, मैंने कहा कि कोई अच्छा पल, क्या पता 25 साल पहले, 30 साल पहले आपको वो पल आज तक याद है। क्यों याद है? कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा थी उस टाइम, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो शब्द, वो वर्ड, वो दृश्य चला गया, जो आज उसको बाहर निकालेंगे तो सेम उत्साह, सेम आप इंजॉय कर पाएंगे उसको। ठीक है ना, किसी भी अच्छे पल को, किसी भी बॉडी के पार्ट को आप ध्यान में लेंगे तो रिलैक्स जरूर होंगे। ठीक है ना, अपने आप से अटैच तो हम हर समय हैं, लेकिन उसको जान नहीं पा रहे हैं कि क्या मैं मेरे अपने आप के बारे में जानता हूं। ठीक है ना, ये शरीर मेरा, ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, है ना अटैच, कोई दूसरा हाथ ना लगा दे। लेकिन अवेयर नहीं है अपने आप के बारे में। जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी वही ध्यान है, और वही आदमी ज्यादा खुल के हर कार्य को कर पाता है। ठीक है ना, अटैचमेंट हो लेकिन किसी को देखते हुए ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध ना आए, वो साधना है, वो व्यक्तित्व है। ठीक है ना, और कहीं पर भी, किसी भी स्थान पे कभी भी ध्यान लग सकता है। लगाने का माध्यम ये है, टेक्निक ये हो सकती है, लेकिन आपका किस पर लगेगा वो मेरे को भी पता नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा। लगने के बाद भी शायद उसको रिपीट नहीं कर पाते कि पता नहीं था मेरे को पिछले 10 सेकंड में कहा था। होता है ना। आप जब मोबाइल वॉच कर रहे होते हैं, आपके मैसेज, आपका बच्चा आपको आवाज दे रहा होता है, लेकिन आपका ध्यान 100% कोई अच्छी क्लिक के ऊपर था, इसलिए आपका उधर का ध्यान गया ही नहीं, तो वो ध्यान है। ठीक है ना, गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, आप उसे कह रहे हैं लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, लेकिन वो भी ध्यान में है, वो उस पल में है कि उसको पता ही नहीं कि कर क्या रहा है वो। आपकी आवाज तब सुनाई देगी ना, वो आपके पास बैठा हुआ, वो ध्यान में चला गया है, तो इसको सुनाई नहीं देता है। ठीक है ना, बिजली का करंट कभी लगा है किसी को? कई बार लगा होगा, कई बार। ऐसा हुआ है कि करंट में हो और आप बोल सको, किसी की सुन सको? बिल्कुल नहीं। दूसरा आदमी सोचता है नॉर्मल अवस्था में खड़ा है, लेकिन वो करंट के कारण न बोल पाता है, न कुछ हिंट दे पाता है, क्योंकि बॉन्ड कर दिया गया चारों तरफ से। तो ध्यान भी वही करता है, वो बिल्कुल अलग कर देता है अपने आप को उस स्थान से, वही अच्छा ध्यान गुरु है। जी, एक क्लैरिफिकेशन और चाहिए। जी। हाँ, कई बार जैसे शाम को ऑफिस से आते हैं, थक के आते हैं, तो मैं क्या, कई बार लेट जाता हूँ, अपना बेड पे लेट जाता हूँ सीधा, और अपना बॉडी को रिलैक्स करके, और सांसों को खाली देखता हूँ, आना और जाना, ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट को उसको थोड़ा नोट करते हैं कि हाँ भाई, उसी पे फोकस करते हैं, तो धीरे हाँ, धीरे 5-10 मिनट में जो थकान जो मिट जाती है। तो क्या ये भी मेडिटेशन का पार्ट है? यस, अगर आप जाग रहे हैं तो मेडिटेशन है, और वही। अगर नींद आ गई तो आप शवासन में हैं। हम्म ठीक है ना, शवासन मेडिटेशन की एडवांस टेक्निक है, जो आपकी थकान को, तनाव को, प्रेशर को कम कर दे नींद में जाके। और ध्यान क्या है? जो आप जागते हुए कर रहे हैं, पता है आपको कि मैं ध्यान कर रहा हूं, लेकिन दुनियादारी का पता नहीं है, उससे अलग कर लिया आपने अपने आप। दुनिया में 3 ही तरह के स्ट्रेस है, चाहे मानव जीवन हो या कोई दूसरा जीवन हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। ठीक है, आप कोई आज के टाइम में एजुकेशनली बोल दे तो कहीं की इन्हीं में से है, वो अलग से नहीं है।
पॉलिटिशियन भी हो सकता है, लेकिन पार्ट तो इन्हीं का है ना, यही तीन अटैच करती है ना हमारे शरीर से। फिजिकली स्ट्रेस क्या है कि आप परिश्रम किया है, आपने हार्ड वर्क किया है, या तो आपने 100 बार सूर्य नमस्कार कर लिया, या आपने खेत में काम कर लिया, या आपने ऑफिस की फाइलें सफाई दाएं बाएं करके पूरा मेहनत से, या घर की सफाई करके मेहनत की है, तो वो फिजिकल वर्क है। अब जैसे ही रेस्ट करेंगे बहुत शानदार नींद आएगी, ठीक है। मेंटली शरीर स्थिर है आपका, लेकिन मन से बहुत काम किया, दिमाग लगाया आपने, जो कोई नहीं कर पा रहा था वो काम आपने किया है, वो मेंटली स्ट्रेस है। अगर आप अपने काम से संतुष्ट है तो मेडिटेशन है, अगर संतुष्ट नहीं है तो क्या है, वो स्ट्रेस है, ठीक है। मन से बहुत ज्यादा चंचलता, बहुत ज्यादा काम किया आपने, कंप्यूटराइज आईटी का वर्क किया है, तो वो मेंटली वर्क है, उसके कारण धीरे धीरे प्रेशर फील कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेस है। काम फिनिश कर दिया, कुछ भी पेंडिंग नहीं बचा, आपकी अचीवमेंट हुई है, तो मेडिटेशन है। अगर नहीं हुआ, आप डिस्ट्रेस हो गए, क्या नाम, स्ट्रेस में चले गए, तो वो क्या हो गया, प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, ठीक है ना। काम का पूरा ना होना भी स्ट्रेस का कारण है, चाहे वो हमारे समझ में था या नहीं था, ठीक है। तो इसका रिलैक्स करने का तरीका क्या है, मेडिटेशन कर लेंगे, अगर नींद आ जाए तो भी ये हट जाएगा, ठीक है ना। रात को होता है, तरह तरह के विचार आते हैं, कहीं न कहीं दिन में किसी ने कुछ कहा, उसको माइंड में लेके हम मान लेते हैं यार गलत किया, वो एक स्ट्रेस का कारण है। जैसे आप सोए, सुबह फ्रेश होके उठे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो हो गया। तीसरा इमोशनल स्ट्रेस है, नींद में भी, जागते भी, उठते भी, बैठते भी आपने एक ही रट लगा रखी है, BMW ही लूंगा, बजट है या नहीं है, कोई दिलाएगा या नहीं दिलाएगा उससे मतलब नहीं, आपका टारगेट BMW है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आप दुनिया को पार कर देंगे, आप मानेंगे नहीं। वो इमोशनल स्ट्रेस है, जब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा आप उसी के पीछे दौड़ेंगे, 100 नहीं 200% आप एनर्जी लगा देंगे। जो लव मैरिज सुनते हैं हम, क्या होता है, पूरा समाज, पूरा परिवार को अलग छोड़ देते हैं, तो क्या है, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिवली हम उस कार्य को करते हैं। इमोशनल स्ट्रेस है, आपको किसी की परवाह ही नहीं होती उसमें। अगर वो चीज मिल गई तो आपका ध्यान लग जाएगा, नहीं मिली तो आप पागल हो जाएंगे। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल। और हम जो गृहस्थ लाइफ में है, हमारा सबसे बड़ा धर्म है, इस संसार में आके शादी करने के बाद परिवार वालों को, घर वालों को लोग छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है, इस धर्म में जो सुख पूर्वक अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन, अपने समाज का जीवन समझते हुए आगे बढ़ जाता है, वो ऑटोमेटिकली मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसको फिर 55-60 की एज में ऋषिकेश हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। उसने सब कुछ मैनेज करते हुए अपने परिवार को, अपने बच्चों को सब कुछ सेट कर दिया, तो मोक्ष वही है, ठीक है ना। अपने कलह के कारण, अपनी ईगो के कारण हम अपने परिवारों को तोड़ देते हैं, लेकिन इसके उल्टा अगर बिल्कुल स्मूथली सारी चीजें लेके चले तो मोक्ष तो है। साधु संत बनना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बन जाएगा, उससे केवल अपनी चिंता है, अपने भगवान की हो सकता है, उसमें साधना में लग जाए। हमारी देखो ना, हम कितना किस किस की नहीं सोचते हैं, मेरे दाएं भी, मेरे बाएं भी, मेरे आगे भी, मेरे पीछे भी, मेरा परिवार भी, मेरे रिश्तेदार का परिवार भी, कितना कहां तक सोचते हैं। साधु लिमिटेड सोचता है, एक गृहस्थ लाइफ वाला अनलिमिटेड सोचता है। तो हम पावरफुल है, ये वो पावरफुल है। गुरुजी, जो आप कथन बोल रहे हैं उससे तो लगता है कि हम लोग ज्यादा पावरफुल हैं साधु संत से, बट उनकी जो पवित्रता, उनकी जो शुद्धि, जो उनका जो मतलब अच्छे अच्छा ही अच्छा, मतलब वो सोचते हैं। हम लोग तो फिर भी मन है, मन तो चंचल है, मन में तो बहुत सारे विचार आते रहते हैं, यस। कभी अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। लेकिन हाँ, साधु संत तो एक्चुअली उस पोजीशन में पहुंच चुके थे, उससे उस मतलब मुकाम तक पहुंच चुके थे जहां खाली उन्हें जो है वो अच्छा अच्छा और मतलब भगवान की क्या बोलते हैं, भक्ति करके उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जिसपे अगर वो आगे उसको अगर बांटे बाकी सब में,
तो शायद पूरे कम्युनिटी समाज का सबका वो भला कर सकते हैं। अगर जी। अपने तक रखेंगे तो फिर तो वो एक सेल्फिश वाली वो आ जाती है। हाँ हाँ, अब देखो, जो हम अष्टांग योग की बात करते हैं, आदि योग शिव ने जो पूरे ब्रह्मांड में दिया था, इसका कारण ही कल्याण के लिए था। नाथ संप्रदाय को सौंपा गया था। सबसे पहले मत्स्येंद्र नाथ, जो शिव के पसीने से जो गिरा था मछली के उसमें चला गया था, तो मछली से पैदा हुआ थे मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, एज जैसे शिव अपने आप की शक्ति तो उसमें ट्रांसफर कर दी गई थी, तो उसके बाद फिर नाथ संप्रदाय को दिया गया। ठीक है, तो उस संप्रदाय ने आज धीरे धीरे क्या हो गया, योग विलुप्त हो गया। ठीक है, एक प्रोफेशन हो गया कि पैसा ही कमाना है बस और कुछ नहीं करना है। हर समाज का हर व्यक्ति ऐसा चाहता है। तो साधु संत भी देखो ना, आज 20 साल पहले कौन क्या कह रहा था, आज क्या कर रहे हो। ठीक है ना। तो वो साधु, वो संत जिसने अपने आप को बचपन से ही समाज से अलग कर लिया था, उसका मन पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसे, वो कल्याणकारी भावना से ही उस रास्ते पे गया है। और एक अच्छी खासी जॉब कर रहा था, शादी हो गई, अब फरार हो गया और फिर प्रवचन दे रहा है। वो साधु नहीं है, वो तो भगोड़ा है। ठीक है ना। साधु वो है जो बचपन में ही, और ये स्टार्टिंग से, प्रारंभ से ही होता है। आप जैनियों के बारे में अगर अच्छे से जानते हैं, तो बच्चे इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों को छोड़ते हैं, कल्याण मार्ग के लिए सोचते हैं, और एक एक बच्चा होता है परिवार में। तो और पहले भी जितने भी स्वामी विवेकानंद 12-13 साल के ने परिवार छोड़ दिया था, साधना में चले गए थे। तो बाय डिफॉल्ट ही होता है, जो बच्चा रियल में भक्ति में जाएगा, जिसका मार्ग ही मोक्ष प्राप्त करना है, वो स्टार्टिंग से चले जाते हैं। तो वो कल्याणकारी भावना रखते हैं। जब भी आप उससे मिलेंगे, वो समाज के कल्याण की भावनाएं करेंगे। उन्होंने आईना भी दिखाया है समाज को कि ये करने से ये सुधार आएंगे। कितने सुधारक थे जिन्होंने बदल के रख दिया सब सिस्टम, राजे महाराजाओं के नीचे ले उनके सामने। ठीक है ना। उस दृष्टि से अगर आज भी कोई साधु संत है जो समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, वो हीरो है। और जो हम कह रहे हैं कि नहीं, शादी की बस सुख भोग लिया और भाग निकले, वो साधु संत के उसमें नहीं आते। और जो मोह में आ गया, पैसे के मोह में आया, गृहस्थी के मोह में आया, प्यार के मोह में आ गया, वो साधु नहीं है। और वही चीज हमारे साथ है। हम उससे कितने गुण अच्छे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे। वो सिर्फ यही सोचेगा ना स्टार्टिंग में, बस खाना मिल जाए। क्या हम सोचते हैं ऐसा कि बस मेरा ही पेट भर जाए। हम लाखों लोगों के लिए सोचते हैं कि उनका भी पेट भरे। तो ये फर्क है। हाँ, वो अपने आप को अलग क्यों कर लेते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कंदराओं में बैठ के एक सन्यासी अगर बांटेगा नहीं तो सेल्फिश होगा। सेल्फिश तो हम और आप हैं। हम उसके पास जाते मांगते हैं, गुरुजी मेरे को बच्चा चाहिए, गुरुजी मेरे को धन चाहिए, गुरुजी मेरे गृह प्रवेश में दिक्कत आ रही है, मेरे फलाने में आ रही है। तो वो, उसका मकसद है मोक्ष प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना। लेकिन आज हमारे बीच में कोई साधु ज्ञानी बैठ जाए तो दुनिया उसके पीछे लग जाती है, उसको छोड़ती नहीं। वो बेचारा अपना जीवन भी, सांस भी नहीं ले सकता। वो ऐसी सिचुएशन उसके सामने आ जाती है। देखा है कभी ऐसा सर? गुरुजी, जो ये आज साधु संत जो महात्मा जो कहते हैं, जैसे राम रहीम और हमारे इनके जो अपने गुजरात के जो बाबा जी हैं, इनका आसाराम जी, बट इनका वही है, समाज जो है जब इनके पीछे पड़ गया तो बड़े बड़े ऋषि भी अपने आप को रोक नहीं पाए। तो ये तो इस दुनिया में अब इनके लिए भी इतना आसान नहीं था। और सभी इनके पीछे पड़ जाते हैं बस एकदम। बल्कि वो तो भक्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि इनके कपड़ों को भी हाथ लगा ले तो शायद हम मुक्त हो जा, मतलब हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इस तरह के वो अंधविश्वास से मतलब भरे होते हैं लोग। ये हालांकि साधु संत खुद समझाते हैं कि कपड़े लगाने से कुछ नहीं होगा, आप बैठ के भक्ति करोगे, भगवान की प्रार्थना करोगे तो कुछ मिल जाएगा। मेरे कपड़े, मेरी गाड़ी को हाथ लगा के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और फिर भी लोग भागते हैं इनके पीछे इतना दान देते हैं, अब इनके पास इतना पैसा आ जाता है, और पैसे के साथ साथ अब धीरे 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 जो मोह माया में ये भी फंस गए और गलती कर बैठे।
हाँ सर, मैं एक करंट एग्जांपल देता हूँ। जितने एनजीओस बनते हैं, स्टार्टिंग में मोटो क्या होता है? समाज सेवा। लेकिन उसके बीच में छुपा है अर्थ का मोह। अर्थ कमाना है, पैसा कमाना है। जो बचपन से ही साधना में चला गया, उसके गुरु ने उसको दीक्षा दे दी और वो मानव कल्याण के रास्ते पे निकल गया, उसमें स्वार्थ नहीं है। वो कितना भी बड़ा ऊपर चला जाए, वो मोह जाल में फंसेगा ही नहीं। कितनी दुनिया उसके पास जाए, कितने लड़के लड़के उसके पास जाए, वो भटकता नहीं है। उसका एक ही मार्ग है, उसका एक ही लक्ष्य है, मोक्ष को प्राप्त करना। और जो गद्दी पे बैठने वाले होते हैं, छल कपट करके वहां तक पहुंचे, वो स्वार्थी है, स्टार्टिंग से स्वार्थी होते हैं। तो स्वार्थ कहीं भी पूरा करेंगे अपना, जहां भी मौका मिलेगा, जहां भी अवसर मिलेगा। ठीक है ना? दो तरह के साधु संत है। एक वो जो बचपन से ही उसका मार्ग प्रस्थ है कि मेरे को वहां तक जाना है। अब उसके सामने गाड़ी खड़ी कर दो, उसके सामने किसी भी तरह का लालच रख दो आप, वो भंग नहीं होंगे, वो एक अडिग रहेंगे। और एक जो किसी को गद्दी से हटा के बैठा है, तो क्या मान सकते हो कि बैठा ही रहेगा? वो तो थोड़ी थोड़ी लालच पे भटक जाएगा। तो जितने भी आज के जो साधु है, उसके पीछे छुपा हुआ है कि सबसे ज्यादा धन कमाना है, ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है। वो साधु संत है आज के टाइम पे। ठीक है ना? जिसके पास गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं होगा ना, वो साधु है, और उसके पास जाएंगे, उसके पास इनसे कई गुना ज्यादा ज्ञान है। सिर्फ हाथ ऐसे करते ना तथास्तु, उसका घर परिवार चेंज हमने देखा सर होता हुआ। अब एनजीओ की बात कर रहा हूं, मैंने 2007 में मेरे दोस्त को कहा था कि तेरा मोटो पैसा कमाना है। कह रहा नहीं। मैंने कहा लिख लो अपनी डायरी में, आपका मकसद ही एनजीओ चलाना, पैसा कमाना है। कहते नहीं। अब जाके मिलता हूं तो कहते जोगिंदर जी, बात तो आपकी सही थी। मैंने कहा उस टाइम शायद आपको आभास नहीं होगा, आपका मकसद ही पैसा कमाना है। सेवा तो बहाना है ना। जितने बड़े बड़े ट्रस्टी है, वो ट्रस्ट में जो दान देते हैं, उसका मकसद सिर्फ टाटा का लगा लो, बाकी आप देखो ना कौन क्या क्या कर रहे हैं। मैंने छत्तीसगढ़ में इतने बड़े बड़े हुए हैं, घराने हैं, डायरी खोल रखी है, गौशाला खोल रखी है, लेकिन खाने को चारा नहीं है उनके पास। ये सिर्फ दिखाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए लोग कर रहे हैं। सही में सेवा क्या है? जो समर्पित हो गया, आपको वापस नहीं चाहिए, वो सेवा है। आप 1 रुपया दे के 10 रुपए वापस लेना चाहते तो स्वार्थ हुआ ना, सेवा कहाँ रहेगी फिर? तो हम गृहस्थ लाइफ में हैं, अगर हम अच्छा मैनेजमेंट तरीके से, देखो मैं कहता हूं, माँ बाप अपने बच्चे के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन बच्चे को इंडिपेंडेंट नहीं चलने देते, पकड़ के रखते हैं। और पकड़ के रखेंगे तो कभी न कभी ऐसा टाइम आएगा कि वो हमसे बाहर हो जाएगा, तो फिर हमारी मानेगा भी नहीं। और पहले बड़े बुजुर्ग भी यही करते आए हैं। जब इमरजेंसी होती थी, कहते लो चाबी संभाल लो घर परिवार। तो उसको कला सिखाई नहीं गई परिवार संभालने की, तो एट ए टाइम 40-45 साल की एज में कैसे संभाल लेगा वो परिवार? एक कंपनी को चलाते आ रहा है कोई, जब उसका बच्चा उसको सीखेगा नहीं कैसे काम करना है, तो अचानक से अगर किसी बड़े आदमी की डेथ हो जाती है या चला जाता है, तो क्या उसका बच्चा उसको हैंडल कर पाता है? तो हमें ये देखना चाहिए कि जैसे ही बचपन बच्चों का होता है, उसको इंडिपेंडेंट बनाओ कि ठीक है, हम आपके पीछे हैं, आप अच्छे कार्य करते जाइए, हम आपके पीछे पीछे लगे रहेंगे। और जैसे जैसे उसको कॉन्फिडेंस आएगा, वो अपने आप ही बताता जाएगा पापा मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। और फिर उसको लगता है कि शादी की एज होगी। आजकल माँ बाप खुद बोलते क्या करें, मानते नहीं है, तो अपने आप ही कर लेंगे शादी। तो आप हट क्यों रहे हैं? उसके साथ रहिए ना। वो जैसा भी चाहता है उसके मानिए, कुछ बातें मानिए, कुछ नहीं मानिए। अगर स्टार्टिंग से ही हम हमारे बच्चों को अच्छी गाइड दें, अच्छी शिक्षा दें कि ऐसा करना है, बुरा कर्म करोगे तो हम आपके साथ नहीं है, अच्छे कर्म करोगे जहां कहेंगे वहीं हम पहुंच जाएंगे। अब बच्चे की शादी टाइम पे हो जाए, उसकी इनकम टाइम से आनी शुरू हो जाए, तो अपने आप हमसे भी आगे निकल जाएगा।
अब क्या है कि हमने उसको कुछ बोला ही नहीं, जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं बच्चों को, जॉब नहीं मिलती तो स्ट्रेस में चले जाते हैं, वो तो जाएगा जाएगा, हम भी चले जाते हैं कि हमने इतना पैसा लगा दिया, कामयाब नहीं हुआ बच्चा, ठीक है ना। तो हमारा जो ग्रस्त लाइफ है, स्टार्टिंग से अगर वेल सेटल्ड हम कर देते हैं और उसको मैनेज करना सीख जाते हैं तो बहुत बड़ा काम हम कर जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे आज परिवार में झगड़े होते हैं, कारण झगड़े का काम चोरी है। आदमी काम नहीं करना चाहता, ऑर्डर देना चाहता है, करवाना चाहता है। मेरी एज कितनी भी क्यों ना बड़ी हो, अगर मैं जब तक मेरा शरीर चल रहा है मैं अपने कार्य करूं तो कोई नुकसान नहीं होता, फायदा ही होगा, ये मशीन चलती रहेगी। लेकिन मैं देखता हूँ सब कुछ है, बस ऑर्डर चाहिए कि खाट पे सब कुछ मांगते हैं, बेड पे सब कुछ आ जाता है। शरीर को अपने आप ही डैमेज कर रहे हैं ना, हमारा इन्वायरमेंट तो नहीं कर रहा, हम खुद उसको कर रहे हैं। तो हमें समय के हिसाब से अपने आप को बिल्कुल अपडेट रखना चाहिए। ये हमारे संस्कार है, ये हमारे व्यवहार है, ये हमारे बच्चे हैं, ये इनकी जिम्मेदारियां हैं, इनको समय से देना सीख जाओ। दूसरा देखो सर, ये झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, इनके बच्चे हेल्थ के मामले में हमसे 100 गुना ज्यादा है, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी बीमारी को झेलने की ताकत रखते हैं। हमारे वाले हमने यहाँ चिपका के रख रखे हैं, नीचे छोड़ते ही ठंड लग जाएगी, उनको को नहीं लगती। हम जब कोई भी उसको सामान बाजार में जाते हैं तो पैसे हमारे पास होते हैं, वो सिर्फ भार उठाने के लिए हमारे साथ जाता है। उनके बच्चे खुद ही पैसे लेके खुद ही सामान सब कुछ मैंने देखा है, जो बड़ा आदमी नहीं कर सकता, उनके छोटे छोटे बच्चे वो काम कर रहे हैं। एक्सपीरियंस किसका बढ़ रहा है? जो काम कर रहा है, खुद लेन देन कर रहा है जो बच्चा, उसका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। और यही चीज हमारे बड़े ओके नुकसान करती है हमारे लिए। हम कहते हैं जा बेटा आप कर ले, क्या करना है। तो बचपन से उसको सिखाओ, बच्चों को भेजो, मार्केट में भेजो कि ये आपको काम करने हैं सारे। अब मैं आज भी देखता हूँ मेरे आसपास के मोहल्ले में रिटायरमेंट के बाद बच्चे बिल नहीं भरते, वो बुजुर्ग माँ बाप बिल भरने के लिए जाते हैं। और मैं कहता हूँ जब टेक्नोलॉजी आपके पास है तो न तो माँ बाप को जाने की जरूरत है, ना आपको, उनके पास इतना टाइम भी नहीं कि वो बिल नहीं भर सकते अपने पेरेंट्स का या अपने घर का। तो बुजुर्ग आदमी आपको देखेंगे लाइन में लगे मिलेंगे। तो मैं कहता हूँ 12 साल का, 10 साल का, 9वीं 10वीं का बच्चा किसी भी तरह का बिल, किसी भी तरह का ऑर्डर ऑनलाइन कर सकता है। तो कमी क्या है? आपसी तालमेल नहीं है, या करना नहीं चाहते, कामचोर बन गए हम खुद, ठीक है ना। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आदमी सीखता ही जाता है, अगर उसमें सीखने की ललक हो, अगर वो चाहे कि मेरे को कुछ सीखना है। गुरुजी, अगर आप याद करें तो पहले जब हम लोगों का बचपन था, उस टाइम हमारे पास मतलब शॉर्टेजेस, कमियां हमने वो सब देखी हैं। एक फैमिली हाँ में काफी बड़ा परिवार होता था और कमाई बहुत कम होती थी, लेकिन सबका पेट भी भर जाता था और सब खुश भी रहते थे। उस बस टाइम ना ये मोबाइल और ना ये टेलीफोन ना टेलीविजन, ये सब का जमाना नहीं था। ये सब घुल मिल के और सब और हंसी खुशी से वो रहते थे और मेहनत करते थे सारे। और मेहनत करते 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 धीरे धीरे ऐसे मतलब पोजीशन में पहुंचे हैं जहाँ पे अभी जैसे पैसा आ गया उस हिसाब से फिर उतने ही फिर मतलब एनवायरनमेंट, अब बच्चे भी उसी आराम उसमें पले हुए हैं। तो बच्चों का थोड़ा सा जो हम लोगों ने जो काम किए हैं वो बच्चे आजकल वो नहीं करते और ना कर पाते हैं वो। वाकई अब हम लोग ही कुछ तो हम लोग जिम्मेवार हैं, कुछ वक्त के साथ हम लोग बदलते गए। यस, आज का इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है। बिल्कुल जो आपने बताया वो रियल रियल लाइफ थी। भाई बिल्कुल। बहन को, मतलब क्या मजाल है कि कोई गांव का लड़का, कोई बाहर का लड़का आपकी बहन को, मेरी बहन को गाली बक दे, था ऐसा? या तो बकते ही नहीं थे, बकने वाले नहीं थे। अब बक दिया तो उसको हम ही अपने आप ही सुलट देते थे, माँ बाप तक जाती नहीं थी बात। आज तो एक स्कूल में अगर टीचर ने बच्चे के हाथ लगा दिया, वो पहले माँ बाप के पास पहुंच जाती है। तो उस टाइम का जो प्यार भावना थी ना, वही उसमें संतुष्ट थे। पैसे बड़ी वैल्यू नहीं थी उस टाइम, कि आदमी 10 रुपए कमा के भी खुश था, आज 1 करोड़ रुपए कमा के भी खुश नहीं है। बिल्कुल फर्क ये कि उसने अपने आप को सरेंडर कर रखा था कि सब कुछ जो है बस उसी में संतुष्टि रहनी, संतुष्ट करना अपने आप को। आजकल नहीं है
ना, ये आर्टिफिशियल लाइफ हो गया आज का, ठीक है ना। वो प्रैक्टिकल लाइफ था कि जो था सब कुछ सामने था, ठीक है ना। उस टाइम बड़े पेरेंट्स, चाहे 10 भाई हुए चाहे 5 हुए, कोई भी चीज छुपाते नहीं थे, तो बड़ा आराम से पता चलता था कि हाँ भाई उसके पास है ही नहीं तो वो कैसे करेगा। आजकल छुपा रहे हैं तो वो छुपाने के कारण ही अपने अंदर ही वो द्वेष और वो चीजें क्रिएट हो जाती है, आदमी अपने आप बीमार हो जाता है। ठीक है ना। आज भी माँ बाप जो बच्चों से या बच्चे माँ बाप से छुपाते हैं, वहां पे दिक्कतें आएगी बड़ा होने के बाद। लेकिन जो ओपन माइंड है, जो बच्चों को फ्रेंड जैसा व्यवहार करके देता है, वो बच्चे सक्सेस हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एजुकेशन में स्ट्रेस का कारण ही नहीं होना चाहिए। क्या कारण है कि एजुकेशन से कोई स्ट्रेस में चला जाए? ऐसी तो मारा मारी नहीं कि आपको बस 12th करते ही बहुत बड़ा गेम खेलना है। तो आज के बच्चे स्ट्रेस में, और पहले कभी देखा है आपने? पहले का 5th क्लास भी आज की पीएचडी से कम नहीं है। और रियल शिक्षा थी वो, उसका मकसद था कि बहुत कुछ करना है, सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना है। आप बड़े बड़े बच्चे को बोलते थे भाई तेरे को नहीं पढ़ना, तेरे को पढ़ के इनको भी लाइन पे लगाना है, इनको भी पढ़ाना है। आजकल हो रहा है कि बस तू तेरा काम कर ले, तेरी बहन अपने आप पढ़ लेगी, तू अपने आप पढ़। एकल फैमिलियां हो गई, एकल फैमिलियों में व्यवहार की कमी आने लगी, अपने आप को समझ नहीं पाते हम, समाज के व्यवहार को कैसे समझेंगे? गुरुजी 50 हाँ ये 50 एकल फैमिली में भी आप देखें, एकल फैमिली में भी परिवार में अगर 4 जने हैं या 5 जने हैं, तो चारों पांचों अपने अपने मोबाइल पे एक ही कमरे में बैठे होंगे, लेकिन मोबाइल पे बैठे होंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, पड़ोसी को जानते तक नहीं है अभी। हाँ हाँ। तो तो सबसे ज्यादा मतलब तो ऐसा आपस में बात होनी चाहिए, मोबाइल तो बार यूज होना चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। 99% मोबाइल मोबाइल पे है, आपस में डिस्कस ही नहीं होता। और जब भी जिसको बोलेंगे तो क्रोध से बोलेगा, क्या हो गया, मेरे को क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये ध्यान लग गया, मेडिटेशन यहाँ है, अब आपको दूसरी आवाजें सुनाई नहीं देती। ठीक है ना। और हर बच्चे को अपना अलग कमरा चाहिए, अब वो इकट्ठे रहना नहीं चाहते माँ बाप के साथ, देखो इंडिपेंडेंट चाहिए। अलग अगर बच्चे का लक्ष्य से निर्धारित है, अलग कमरा देते हैं तो बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट बहुत ज्यादा है। कमरा अलग रहने का बहुत सारी नुकसान भी है। बिल्कुल। ठीक है ना। टेक्नोलॉजी क्या नहीं दे रही है, आज सब कुछ दे रही है। ठीक है ना। सर ये सोचो, कल्पना करो, एजुकेशन के लिए कोई जगह नहीं चाहिए होती है। दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर जो बेचारे ऑटो रिक्शा का काम करते हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े एग्जाम पास किए हैं, जिसके पास शायद लाइट और फैसिलिटीज नहीं है। तो शिक्षा को कमरा थोड़ा ना चाहिए, शिक्षा का तो लगन चाहिए कि कहीं भी पढ़े। स्ट्रीट लाइट में लोग पढ़ के बच्चे पास करते हैं बड़े बड़े एग्जाम। ठीक है ना। और आपने बढ़िया सा रूम दे दिया, सब कुछ सही दे दिया, बच्चा किताब उठाते सो जाएगा। और ये ऐसा संभव होता है, हमने भी पढ़ाई की है। 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते ही झपकी आने लग जाती है। और जब आप एसी रूम में होंगे, सारी चीजें बढ़िया होगी आपके पास, तो नींद ही आएगी, पढ़ेंगे कहाँ? स्टडी रूम में सिर्फ टेबल होनी चाहिए, टेबल के ऊपर आप बैठ के पढ़ें, उसके अंदर कोई दूसरी फैसिलिटीज नहीं होनी चाहिए। गुरुकुल पद्धति थी, जो नीचे बैठते थे बच्चे, चोटी बांध दी जाती थी पीछे से, कि जैसे झटकी आएगी चोटी खींचेगी तो इसका दिमाग एक्टिव होगा, ब्रेन एक्टिव होगा, तो फिर दोबारा से लगन में लग जाएगा, पढ़ने लग जाएगा। बिल्कुल, उस टाइम चोटी से जो है पूरा ब्रेन चार्ज हो जाता था, आजकल मोबाइल रिचार्ज करने के लिए भागते हैं सारे बच्चे। हाँ, सब अब कुछ छूट गया सर, चार्जर नहीं छूटना चाहिए बस, आजकल ये हो गया है। बस बस। ठीक है। देखो सर, हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, हम्म। ये चर्चा परिचर्चा पहले हर घर में होती थी, शाम को जैसे इकट्ठे होते थे, भाई क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या समाधान है। आजकल कहीं पे भी नहीं मिलेंगे आपको। कह रहे हैं ना, 4 मेंबर और चारों अलग अलग कॉर्नर में बैठे हैं। बताओ वहां पे क्या मान सकते हैं कि क्या परिवर्तन आएगा उस परिवार में? सब अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि आज ही अलग बैठे हैं तो और बड़ी होते जाएंगे, एज और अलग हो जाएंगे वो। ठीक है ना। बिल्कुल। तो पहले तो बहुत ही जबरदस्त जो हमारी संस्कृति थी ना, उसका स्तंभ बहुत मजबूत थे, जो बड़े बड़ों पे नहीं हिले।
और आजकल कमजोर हो गए हैं, हम खुद ही कमजोर है ना, जब मोबाइल पे सारा दिन लग रहे हैं। मेरे को ये नहीं पता कि मेरी माँ बहन क्या कर रही है, मेरा माँ बाप क्या कर रहा है, मेरा भाई क्या कर रहा है। आप कल्पना करें कि आप किसी फ्रेंड को फोन करें और उसको पूछ लें कि भाई साहब आप हमारे साथ जो फ्रेंड था वो क्या कर रहा है, कहता भाई साहब उसी को फोन कर लो ना। ये रिएक्ट है। ये वो नहीं बताएगा कि वो भाई कैसा है, वो कैसा, कहता उसका भी फोन होगा ना, उसके पास फोन कर लो। बताओ क्या जवाब देंगे आप? समय बर्बाद कर देंगे घंटों, लेकिन अच्छी चीज का जवाब देने के लिए समय नहीं है किसी के पास। ठीक है सर, आज हमारा ये वार्तालाप काफी लंबा खिंच गया सर। ये काफी सार्थक रहा है एकदम, बहुत अच्छे अच्छे विचार आपस में एक दूसरे से शेयर कर पाए हम लोग। तो बिल्कुल बिल्कुल सर, देखो सबसे योग का मतलब क्या है? जोड़ना। ठीक है ना, इसका मकसद तोड़ना नहीं है, चाहे परिवार में हो चाहे समाज में हो, सब जगह एक ही धारा भाई, कि सबको साथ लेके चलें। सबकी प्रगति की सोचेंगे तो अपनी प्रगति अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है ना, जहाँ पे सेल्फिश आ जाएगा तो वो फिर अपने आप ही रह जाएगा, शायद चार कंधा देने वाले भी उसको ना मिले। ये ऐसा होता आया है। तो हमें कल्याणकारी भाव से योग सीखना है और करवाना है। मैं पहले भी कहता हूं कि मेरा अगर पड़ोसी बीमार होगा तो दुख भी मेरे को होगा, समय भी मेरे को देना पड़ेगा। तो आज क्यों ना उसको बोल देंगे भाई चलो पार्क में जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, कुछ न कुछ करें तो स्वस्थ हो जाएंगे। किसी को सुबह टाइम मिलता है, किसी को शाम को मिलता है, किसी को दोपहर को भी मिल सकता है। तो कुछ भी करें, हम हेल्थ के प्रति अवेयर हों कि हाँ हमें स्वास्थ्य बनाए रखना है। और स्वास्थ्य बचा लिया तो ये मान लो आपने टर्म टर्म इंश्योरेंस ले लिया। ठीक है ना। जेपी सर कहाँ हो आज? जेपी सर जुड़े हैं क्या? जेपी सर जुड़े हैं, अभी आए थोड़ी देर पहले। चलिए सर समापन करते हैं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। 1 ओम 3 शांति, लंबा श्वास। शांति शांति शांति। रिलैक्स, दोनों हाथों को उठाएं, पांच को ऊपर करें। आंखों को सेक दें, चेहरे की मसाज करें, नीचे की ओर देखते हुए आंखें खोल देते हैं। 5 से 7 मिनट और लगेगी अभी। गुरुजी एक सवाल और पूछना था आपसे। जी पूछिए। ये जो हम हाथ जो बाद में ऊपर रगड़ते हैं और गर्म हो जाते हैं फिर आंखों पे रखते हैं, बट हाँ कई बार ये गर्म नहीं होते हमारे, ऐसा क्या कारण? कई बार तो गर्म होते, कई बार गर्म नहीं होते। हाँ, कई बार एनर्जी स्टोर नहीं हो पाती है। हम जैसे अभी कई देर से बैठे थे तो गर्म नहीं होगी, रिलैक्स माइंड में बैठे, बॉडी में हिट नहीं है, पावर नहीं है, एक्टिव मोड में नहीं है, हम रिलैक्स मोड में नॉर्मल बातें कर रहे हैं। जब कोई वर्कआउट करेंगे या वॉकिंग करेंगे या ध्यान लगेगा तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है ना। आप चारों तरफ गई हुई थी, या तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह है, सूर्य नमस्कार किया है, या हमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, ध्यान में ले गए हैं, तो एनर्जी कंट्रोल हो जाती है, स्टोर होना शुरू हो जाती है, और जैसे रबेंगे तो हिट आएगी। ठीक है। तो आज बात करते हैं पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज का क्या कार्य है मुख्य? इंसुलिन बनाता है और डायबिटीज को कंट्रोल करता है इस तरह से। और योग की भाषा में पेनक्रियाज को एज ए कैपेसिटर के रूप में यूज किया गया है। पंखे के ऊपर, मोटर के ऊपर लगे होते हैं ना छोटे छोटे कैपेसिटर, जो लाइट के साथ कॉम्बिनेशन करके एकदम स्टार्ट करने की ताकत रखते हैं।
तो योग की भाषा में पेनक्रियाज एक कैपेसिटर का काम करती है। जैसे ही भोजन जाता है तो एक चिंगारी लगाती है कि उसको डाइजेस्ट किया जाए। भोजन को डाइजेस्ट करने के हार्मोन सिक्रेशित करती है। खाना चाहिए या नहीं चाहिए, भूख लगी है तो कौन बताता है? पेनक्रियाज के हार्मोन्स बताते हैं कि भूख लगी हुई है, पेट में कुछ नहीं है। ज्यादा हो गया है, पेट भरा हुआ है, ये भी एहसास कौन करवाता है? पेनक्रियाज करवाती है। इंसुलिन ग्लाइकोन के हार्मोन कंट्रोल हो, उसको भी कंट्रोल कौन करती है? पेनक्रियाज करती है। और कोई? और क्या क्या करती है पेनक्रियाज? यहां से लेकर पूरा लास्ट तक जो जो हेल्प चाहिए भोजन को पचाने में, डाइजेस्ट करने में, पार करने में, पास आउट करने में, वो सब जगह जो पेनक्रियाज काम करती है वो ऐसे हार्मोन रिलीज करती है जिससे कि स्मूथली वो चीज कंप्लीट हो जाए। ठीक है। विभिन्न तरह की बीमारियों से बचाती है। पेनक्रियाज भी ऐसे विष के बदले विष का सिक्रेशन करती है जिससे कि वो जहरीले पदार्थ, नुकीली चीजें कई बार बच्चे खा जाते हैं, कोई अटपटी चीज चली जाती है, उसको हेल्प करने भी हमारे पेनक्रियाज ही मदद करती है। ठीक है। बहुत छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत बड़ी ताकत है इसकी। ठीक है। पेनक्रियाज कैंसर वगैरह हम जैसे सुनते हैं, या स्टमक कैंसर सुनते हैं, अल्सर हो जाता है, अल्सर धीरे धीरे बिगड़ जाता है, फिर वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो पेनक्रियाज में भी ऐसा हो जाता है। अगर पेनक्रियाज को रिमूव किया जाए, लेकिन आदमी को केयर बहुत करना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे गाल ब्लैडर को निकाल देते हैं, किडनी को निकाल देते हैं, ओवरीज निकाल देते हैं, तो उससे काम तो चल जाता है, लेकिन जो मजा अब है वो बाद में नहीं रहता है। आदमी को बहुत ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा कि मेरे को ये खाना है, ये नहीं खाना है, इतना खाना है, इतना नहीं खाना है। वो सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जस्ट स्टमक के तुरंत बाद पेनक्रिया आ जाती है। ठीक है। तो खाना डाइजेस्ट कैसे होगा, किस वे में होगा, क्या क्या केमिकल चाहिए, वो सारे काम कौन करती है? पेनक्रियाज करती है। ठीक है। अब आप किसी अंग के बारे में अच्छे से अगर जानते हैं तो एक एक मिनट का टाइम आप सबके पास है। किसी भी ऑर्गन के बारे में अगर आपको डेप्थ नॉलेज है एज पर मेडिकल साइंस, तो प्लीज अपना प्रकाश डालें। एक एक मिनट सबके लिए। जेपी सर अगर सुन रहे हो तो किसी भी बारे में बता सकते हैं आप। अंग के बारे में तो नहीं उतना इन डेप्थ नॉलेज है कि बता पाऊं, लेकिन एक रिक्वेस्ट करनी थी जो मैं सोचा था कि अंत में सर से भी पूछूंगा, कालर सर से भी, कि मैं चाहता था सर ना कि एक 3-4 मिनट का वीडियो बना दें जिसमें हम लोग जो रेगुलर हैं 10-12 लोग 15 लोग वो बताएं कि कैसे फायदा हुआ है इसका, सो दैट सेम कैन बी कम्युनिकेटेड टू अदर पीपल। 1-2 लाइन में बस बोलना है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है कि इससे मैं बीमार की फ्रिक्वेंसी कम हुई है, सर्दी जुकाम की कम हुई है, या फिर चपलता रहती है शरीर में, फुर्ती रहती है शरीर में, इस टाइप का। मतलब 1-1 2-2 लाइन, उससे ज्यादा नहीं, 2-3 लाइन से ज्यादा नहीं, 1 से 3 लाइन। सर आप स्टार्ट करते हैं। तो वो वाला सर मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, और सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप दे सके तो दैट विल आल्सो बी अनदर मोड कि लोगों को इंसेंटिव हम दे सकें, मोटिवेट कर सकें। बस यही बोलना था। थैंक यू। कर सकते हैं या फिर अपना पर्सनली भी भेज सकते हैं सब कुछ। हाँ हाँ, ग्रुप में भेज सकते हैं या मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको कंबाइन कर दूंगा। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ठीक। बिल्कुल ठीक कहा जेपी आपने। इस तरह के मोटिवेशन जो एक 1 लाइनर या 2 लाइनर भी अगर कुछ शेयर कर पाएंगे सभी, और उससे हम एटलीस्ट जब हमारी योगा क्लासेस हो रही हैं तो उसका फायदा सभी को होना चाहिए, वो हम सब ये एम्प्लॉइज को शेयर कर सकते हैं, उससे काफी बंदे मोटिवेट होंगे। जी सर, थैंक यू। और जेपी ये जो लिंक है ना, ये लिंक हमें काफी ग्रुप्स में भी शेयर कर लेना चाहिए। हाँ सर, मैं तो अपने जितने भी ग्रुप्स हैं सब में 3-4 में शेयर किया हूँ सर। HR ग्रुप में भी किया हूँ, बट उसमें सर मुझे लगता है आपके तरफ से एक आध लाइन आ जाए ना सर, तो लोग ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे सर। जेपी ऐसा है, पहले अगर याद हो हमने XCL एम्प्लॉइज को भी, जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं उनके ग्रुप में शेयर किया था, और उनमें शुरू में काफी ज्वाइन किए थे, और बल्कि उनकी ये इंक्वायरीज भी थी कि क्या हम लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं।
तो उसमें शुरू में उन्होंने ज्वाइन किया था, उसके बाद धीरे धीरे या तो उनका लिंक, वो नया वाला लिंक नहीं पहुंचा, या कुछ कारण है जिसके कारण वो भी ज्वाइन नहीं कर पाए। और अभी हमारे एमटीज भी काफी ज्वाइन किए थे, अभी एमटीज फिर वो भी डिसकंटिन्यू हो गए। तो वो थोड़ा देखना है कि वो वापस ज्वाइन करें। श्योर सर। और गुरुजी, जो आप अंक के बारे में पूछ रहे थे, तो अंक का तो नहीं, पर लेकिन एक मैं बताता हूँ कि जो मेरे को वाकई फायदा हुआ है, तो वो बैक एक रहता था मेरे को। तो बैक एक के करके मैंने अपना ये योगा की तरफ जब मैं ध्यान दिया, तो उसमें ये मैंने कोशिश की कि आगे की तरफ ना झुकूं, तो पीछे की तरफ ही जो जो भी योग करो, जो एक्सरसाइज करो, जो करो, पीछे मुड़ने की तरफ, पीछे की तरफ मुड़े, बल्कि आगे की तरफ ना हो। तो उससे मेरे को धीरे धीरे फायदा होता है कि मेरा बैक एक खत्म हो गया। और एक आपने भी मेरे को कराया था, जो मेरे लेफ्ट हैंड में काफी वो होती थी, झंझनाहट सी होती थी, तो वो भी मेरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी खत्म हो गई थी। तो ये 2 फायदे मेरे को बहुत हुए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। इंदर सर, आप अपने विचार रखें किसी पर्टिकुलर एक पार्ट के ऊपर, अगर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। 1 मिनट का टाइम आपके पास है, टाइम स्टार्ट नाउ। सर वो अंक के बारे में मुझे भी नहीं पता है, बट ये जेपी का जो सेशन है इस पे मैं भी एक वीडियो बना के दूंगा, मे बी 1 मिनट 1 डेढ़ मिनट का। हाँ हाँ अपना कंट्रीब्यूशन मैं भी करता हूँ। हाँ, बिल्कुल। देखो सर, हम यहाँ पे जो वीडियो बना रहे हैं ना, उसमें रियलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे कई बार होते हैं, बड़े बड़े पंडाल होते हैं, धक्के से उठा के लाते हैं कि बोलो आप अच्छा बोलो, और बाद में वो बंदा कह रहा होता है नहीं मैंने तो ये हुआ ही नहीं, मेरे तो चेंज। जो रियलिटी है, वास्तव में हमने पिछले 6 महीने में जो सीखा है, उससे मेरे को जो रियल में फायदे मिले हैं उसका ही बताना है। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं ये वीडियो इसलिए बना रहा है कि शायद सारे लोग जुड़ जाएंगे, तो उसकी नेगेटिविटी आती है। तो हमें रियल में राइट। जो चीज काला सर ने बताई, जो हमें अपने आप को चेंज लगा, वो चीज बतानी है। हम्म। मैं जब से योग में आया हूँ सर, पैसे की कितनी कमी हो गई, मैंने कभी हार नहीं मानी। इतना परिवर्तन मेरे जीवन में आया है। शायद अगर आज मैं मेरे फ्रेंड को देखता हूँ, उनकी सिचुएशन, पैसे होने के बाद भी उनके पास कोई भी रिलैक्स मोड नहीं है, ठीक है ना। इतना बदल देता है योग, जिसकी कल्पना ही शायद हम नहीं कर सकते। वो परिवर्तन योग लाता है, लेकिन लाएगा तब जब हम इसको रेगुलर करेंगे, और हमारी लाइफस्टाइल भी हम चेंज करेंगे। मैं अनाप शनाप खाता रहूं और योग करता रहूं 1 घंटा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा हमें। सब कुछ, मैं ऑफिस में गाली गलौज करता रहूं और यहाँ पे मैं ज्ञान बांटता रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें टोटल लाइफ में चेंज करने पड़ेंगे, तब जाके परिवर्तन आते हैं। मैं आसन करवाता रहूं आपको, बैक एक ठीक ठीक ना हो तो कोई फायदा नहीं। जब आप उस चीज को समझ के करते हैं कि ये चीज ऐसे करने से फायदा होगा, तब जाके होगा। सभी का कॉम्बिनेशन होता है, सब मिलके काम करते हैं तो बेनिफिट होता है योग का, हम्म। ठीक है जी। और गुरुजी एक सजेशन और था, जैसे संडे को देख रहे हैं हम काफी संडे से कम ही लोग आ रहे हैं, हाँ, तो अगर संडे को छुट्टी करके मंडे से ऑन करें, मंडे टू सैटरडे। पहले भी एक बार ठीक बात है। हुआ था, चलो, बट जेपी ये सर ने बीच में मैंने कुछ पहले भी क्लिक। दिया था, क्योंकि हम्म। संडे ऑफ है तो सारे ठीक है, अच्छे से सो भी सकते हैं। कोई कुछ हम्म। होता है कि भी नहीं, जल्दी आँख खुल जाती है तो उठना ही पड़ेगा। तो अब चूंकि संडे का एक काला मेंटलिटी सर बनी जो हुई है। चाहे वो कर सकते हैं हम फिर। काला सर आप इस पे डिसाइड करिएगा प्लीज। जेपी मेजर महेंद्र कुमार जी सही कह रहे हैं कि वो वीक डेज में जो कंटिन्यूटी हमारी बनी रहती है, मंडे से लेकर सैटरडे तक, तो एज इट इज और फिक्स टाइमिंग्स रहते हैं। तो संडे का है ना, सभी रिलैक्स रहते हैं। इस किस कारण भी, क्योंकि हम लोग तो खैर कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग जल्दी उठ गए। और हम्म। बाकी लोग जो वो संडे को है ना आराम चाहते हैं कि चलो एक दिन तो मिला छुट्टी का। खासकर अगर आप साइट पे देखो तो उनका 6 डेज वर्किंग होता है, तो एक संडे ही होता है जब वो अपना मतलब थोड़ा लेट उठ सकते हैं, या आराम से उठ सकते हैं, या आराम कर सकते हैं। उसका साइट से तो हमारा एक भी बंदा नहीं जुड़ता संडे तो। जो कि बाकी में वीकडेज में मैं देखा है ज्वाइन किए, हमारे साइट के वाले भी ज्वाइन करते हैं हमारे। तो यस, इस पे सोचा जा सकता है। मेरे ख्याल वही वीकडेज में हम लोग अपना कंटिन्यूटी रखें, और एक फिक्स टाइमिंग है हमारे उसमें वीकडेज में, और संडे हम अपना खुद अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट सर। आइडिया ठीक है। ठीक है अगर सर। योग गुरु जी को अगर परेशानी नहीं है, या वो कंफर्टेबल है। हाँ सर, मेरे को कोई परेशानी नहीं। मैं कहता हूँ 4 से लेकर सुबह जितने बजे तक आप करना चाहते हैं, 7 बजे तक कर। अच्छा, तो तो शायद
लेकिन हमें अगले लोड संडे करवाना ऑफ रहेगा सर। मतलब इस मंडे भी, कल तो आप छोड़ देते हैं, कल तो ऑफ है ही। इसके बाद से अब कंटिन्यू करेंगे, अगले बार संडे को नहीं करेंगे, मंडे रहेगा। ठीक है ठीक है, नए साल से मंडे से शुरू होगा ये। ठीक है। ठीक है JP, ठीक है ओके सर, ठीक है, थैंक यू ये कन्वे कर लेना सबको ना, कन्वे कर देना ये। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। चलिए ठीक है सर, फिर फिनिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू गुरुजी। थैंक थैंक यू यू गुरुजी। गुरुजी। वेलकम सर।